हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम अध्यायवार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस उसको व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। और तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा चैप्टर है वो है जलवायु। जलवायु में सबसे पहला टॉपिक है मानसून। तो इसको पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है फ्रेंड्स कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे यकीन है, पूरा विश्वास है आप पर कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। मेरा चैनल नया है फ्रेंड्स, बहुत छोटा है, इसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मानसून जो हमारा पहला टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इससे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। मानसून के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। अरबी भाषा का एक शब्द है मौसम। अरबी भाषा का एक शब्द है मौसम, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है मानसून की। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है मौसम, मौसम या ऋतु जिसे हम कहते हैं। परंपरागत रूप से मानसून का संबंध मौसमी हवाओं में परिवर्तन से है। जो परंपरा चली आ रही है, परंपरागत रूप से मानसून का संबंध किससे है? मौसमी हवाओं से है। ठंडी में क्या होता है? ठंडी के मौसम में ठंडी हवा मिलती है, गर्मी की हवा में गर्मी की हवा मिलती है। तो इसीलिए कहा गया है कि परंपरागत रूप से मानसून का संबंध किससे है? मौसमी हवाओं से है, हवाओं में परिवर्तन से है, जिसके माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। जिसके माध्यम से क्या हो जाता है, जो हमारा दक्षिण वाला भाग है या दक्षिण पूर्व एशिया है, उसमें क्या हो जाती है? वर्षा होती है। भारत के कुल वर्षा का अधिकांश भाग 91% दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? जो जब जुलाई के महीने में, जून के महीने में क्या करता है, हमारे दक्षिण पश्चिम राज्य जो है या हमारा जो दक्षिण राज्य है, वहाँ पर क्या होता है, पहले मानसून की एंट्री होती है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाता है। तो 91% हमारे भारत में वर्षा कहाँ से होती है? मानसून से होती है। भारत में इसकी सक्रियता कब से हो जाती है? जून से सितंबर तक रहती है। जून से स्टार्ट हो जाता है, रहता कब है? सितंबर तक रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है। कहा जाए तो कृषि किस पर निर्भर है? तो वर्षा पर निर्भर है। अतः मानसून का समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। मानसून समय पर आ जाता है तो कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। जो भी फसलें उगाना होता है उसके लिए क्या होता है, हमें और या किसानों को, हम लोगों को बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए कि बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगा। अगला पॉइंट है, भारत एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। उपोष्ण, उपोष्ण का मतलब क्या होता है? ठंडी प्लस गर्मी, ठंडी भी है प्लस गर्मी भी है, ये इसको मिलाकर एक शब्द बनता है उपोष्ण। तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला क्या है? देश है हमारा भारत। उपोष्ण मानसूनी वाला क्या है? देश है। अगला पॉइंट है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई। जो भारतीय मानसून है इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। मानसून की प्रारंभिक अवस्था, मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? मानसून की प्रारंभिक अवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जो मानसून है ये प्रारंभ में ये कैसा था, इसकी अवस्था क्या थी। तो मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण था जलीय एवं स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न मात्रा में गर्म होना। देखो, जैसे जल है, जल भी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, स्थल है वो भी गर्म हो जाता है। तो किसी किसी स्थल पर क्या है, कहीं कहीं पर गर्मी है, कहीं ठंडी है ना। तो ये क्या है, भिन्न भिन्न मात्रा में ये गर्म होते हैं, अलग अलग मात्रा में। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है। उत्तर पश्चिम जो भाग है यहाँ पर क्या, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तापमान ऊंचा हो जाता है, जिस कारण वहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र हो जाता है। जहाँ गर्म क्षेत्र रहता है वहाँ कैसा वायुदाब रहता है? निम्न वायुदाब रहता है। इसके विपरीत
हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। इसके अपेक्षा जो हिंद महासागर होता है ये क्या रहता है, ठंडा रहता है। ये क्या रहता है, ठंडा रहता है। और वहाँ उच्च वायु दाब रहता है। जहाँ ठंडी जगह रहेगा वहाँ उच्च वायु दाब रहेगा। हवा क्या लगेगी, ठंडी ठंडी लगेगी, वहाँ पर वो उच्च वायु दाब रहता है। और जहाँ गर्मी रहती है वहाँ हल्की हल्की वायु महसूस होती, गरम गरम, वो निम्न वायु दाब है। इसके अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है, इसके अंतः जो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, अब उसके बारे में जानते हैं। अभिसरण जो क्षेत्र है उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। उत्तर की ओर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जो हमारा दक्षिण भाग है हिंद महासागर, वहाँ ठंडी बहुत था, ठंडी बहुत था। और वहाँ क्या है, उच्च वायु दाब है। तो जो उच्च वायु दाब है, यहाँ उच्च वायु दाब है, यहाँ निम्न वायु दाब है। तो उच्च वायु दाब कहाँ जाएंगी, जिधर निम्न वायु दाब होगा उधर पलायन करेंगी। तो वही कह रहा है कि उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखा के निकट निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। कहने का मतलब जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ये कहाँ पर होता है, सबसे गर्मी कहाँ ज़्यादा पड़ेगी, वो विषुवत रेखा के पास पड़ेगी। और जहाँ गर्मी रहेगी वहाँ निम्न वायु दाब रहेगा। गर्मी कहाँ ज़्यादा पड़ रही है, विषुवत रेखा पर, तो निम्न वायु दाब कहाँ रहेगा, विषुवत रेखा पर। तो ये क्लियर हो गया। जहाँ उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों से व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जैसे ये हमारा पूरा ग्लोब है और यहाँ से विषुवत रेखा गया तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, इधर दोनों की व्यापारिक पवनें क्या करती हैं, विषुवत रेखा पर आकर मिलती हैं। इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती है। जब इधर से भी आती है हवा, इधर से भी जाती है, जब आपस में टकराएंगी तो ऊपर की ओर उठेंगी। इसके उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा पार करती है। कह रहा है कि इसके उत्तर की ओर खिसकने से क्या हो जाता है, जो दक्षिण पूर्वी भाग है, जो ये वाला पोर्शन है दक्षिणी पूर्वी भाग, इसमें व्यापारिक पवनें क्या हो जाती हैं, 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच, पूर्वी देशांतर के बीच, इधर वाली जो लाइन होती है देशांतर कहलाती है और ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा पार करती हैं। 40 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री, इधर 40 होगा, एक सेकेंड, इधर क्या होगा 40 होगा और इधर क्या होगा 60 होगा। 40 और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच ये क्या करती है, भूमध्य रेखा को पार कर जाती हैं, भूमध्य रेखा को पार करती हैं। और दिशा परिवर्तन के बाद ये दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। ये दिशा परिवर्तन इनका बीच में हो जाएगा। जैसे यहाँ की हवा गई, यहाँ की हवा गई, दोनों आपस में टकराई, ऊपर उठी, मड़राया, मड़राने के बाद ये क्या हुआ, 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच जो पूर्वी देशांतर है इसके बीच क्या करती हैं, ये से मड़राते समय ये जो भूमध्य रेखा है इसको क्रॉस करते हुए ये बहती हुई आती है, इधर इधर मड़राते हुए, और उसके बाद ये दिशा कई बार चेंज करती हैं। चेंज करते करते जब ये भारत में एंट्री करती हैं तो इनका दिशा होता है दक्षिण पश्चिम, ये वाला पोर्शन ये दक्षिण पश्चिम कहलाता है। और यहीं से ये फिर भारत में एंट्री कर जाती हैं। जब भारत में एंट्री कर जाती हैं तो कहाँ से एंट्री करती हैं, केरल से करती हैं। और वहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, मानसून जो है वहीं पर टकरा जाता है, जो हवाएं हैं बहुत सारी वो वहीं टकराती हैं, पहले वहीं पर खूब झमाझम बारिश कर देती हैं, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाता है। तो ये है फ्रेंड्स, अंतः उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण भाग में पश्चिमी जेट प्रवाह धारा अपनी स्थिति में प्रत्यावर्तन से भी है। उष्णकटिबंधीय क्या कह रहा है कि जो हिमालय का दक्षिण भाग है, जैसे ये हिमालय है तो इसका दक्षिण भाग ये होगा, तो यहाँ भी बारिश होती है, ये होती है पश्चिमी जेट प्रवाह से, यूरोप से इधर ठंडी जो जनवरी या दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में जो यूरोप में ये हवाएं चलती हैं, हवाएं चलते हुए इधर आती हैं पूरब की ओर आती हैं। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग किधर से आ रही हैं, पश्चिम से आ रही हैं, लेकिन वो बहकर किधर आ रही हैं, पूरब की ओर आ रही हैं। तो हमारे भारत में ये हिमालय पर्वत की ओर आती हैं, यहाँ पर हिमालय पर्वत से टकराती हैं और उत्तर भारत में ठंडी के समय में बारिश
कर देती हैं। इसी को पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा बारिश कहा जाता है। अगला है पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से होती है। इससे भी होती है पूर्वी जेट प्रवाह। किससे होती है? ग्रीष्म तापन से होती है हिमालय और तिब्बत के। इन उच्च स्थलों में हुए विकिरण से क्षोभ मंडल में वायु का दक्षिणावर्ती परिसंचरण आरंभ हो जाता है। कहने का मतलब जो उच्च स्थल हैं यहाँ पर विकिरण होता है, इसके वजह से क्षोभ मंडल में जो वायु का दक्षिणावर्ती परिसंचरण है आरंभ हो जाता है। दक्षिण की ओर भी ये जाने लगती है और वायु राशि दो दिशाओं में चलने लगती हैं। वायु राशि कितने दिशाओं में? दो दिशा में चलने लगती हैं। इन धाराओं में एक भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा दोनों एक ही बात है। इस रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। एक इधर की ओर चलने लगती है जिसे पूर्वी जेट प्रवाह के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में भी जो मध्य एशिया है, जैसे ये एशिया है तो एशिया के बीच वाला पोर्शन वो मध्य एशिया कहलाएगा, वहाँ पर बहती है, उसको पश्चिमी जेट प्रवाह कहा जाता है। भारतीय जलवायु पर हिमालय एवं तिब्बत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत की जलवायु पर हिमालय और तिब्बत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हिमालय तरफ क्या है? ठंडी है। तिब्बत तरफ भी बहुत पहाड़ी है और क्या है? ठंडी है। भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति, भारत में जो मानसूनी पवनें हैं, हवाएं हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे होगी? हिमालय एवं मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन से हिमालय और मध्य एशिया में क्या है? जो ताप है उसके वजह से है। भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरित के संयुक्त प्रभाव का क्या है? इसका परिणाम है। अगला पॉइंट है मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा क्या है? मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती है। मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती, जब मानसून आता है तब होती है। इनके वर्षा काल में अंतराल पाया जाता है। इनके वर्षा काल मतलब बारिश होने के समय में अंतराल पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा होते हैं। जो बंगाल की खाड़ी से क्या बनते हैं? चक्रवात बनते हैं, जो कि उत्तरी के मैदान में आते हैं। जबकि पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये क्या है? दक्षिण भाग है, दक्षिण भारत है। और जो कर्नाटक केरल वाला तट है वो पश्चिमी तट कहलाता है। और उसी पश्चिमी तट से मानसून एंट्री करता है और कहाँ से आता है? दक्षिण पश्चिम से आता है मानसून। तो इसके दक्षिण पश्चिम मानसून से वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता है समुद्र तट से दूर घटने वाली मौसमी दशाओं तथा पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करती है। भूमध्य रेखीय की जो जेट प्रवाह है, धारा है, उस पर ये निर्भर करती है। समुद्र तट से जो दूर वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर कैसी बारिश होगी? वो भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे कि उसमें हमारा पूर्वी अफ्रीका भी आता है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या तथा उनका मार्ग अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की स्थिति पर निर्भर करते हैं। बंगाल की खाड़ी में क्या है? जो चक्रवात उठते हैं उनका मार्ग कैसा होगा? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की स्थिति पर वो निर्भर करता है कि वो उनके अंदर कितना जो है वेग है और किस दिशा में मुड़ जाए उसका कोई भी मालूम नहीं है। इसे मानसूनी द्रोणी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मानसूनी द्रोणी कहते हैं। अगला है मानसून में विच्छेद। मानसून में विच्छेद, तो इसको पढ़ लेते हैं। मानसून में विच्छेद, जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। वर्षा के समय में भी सूखा आ जाता है जब ये 2 सप्ताह या इससे अधिक समय में भी तक भी बारिश न करे तो इसे मानसून का विच्छेद कहते हैं। मानसून में विच्छेद हो जाता है। मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना।
जब मानसून विच्छेद हो गया, वो आ ही नहीं रहा है, मानसून आगे बारिश कर ही नहीं रहा है, तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसमें कमी आ जाएगी, चक्रवात आएगा ही नहीं, है ना। या भारत में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन आना, उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। अब मानसून का प्रत्यावर्तन, मानसून का प्रत्यावर्तन दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के उत्तर पश्चिम भाग से 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है। एंट्री कब करता है? जून में, और लौटता कब है? 1 सितंबर। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर से क्या करता है? धीरे धीरे बाहर भारत से निकलने लगता है, और 15 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के अधिकांश भागों से चला जाता है। 15 सितंबर तक ये लगभग निकल जाता है। मध्य अक्टूबर तक देखो कहाँ पहुँचता है। अगला पॉइंट देखते हैं, मध्य अक्टूबर तक कहाँ पहुँचता है। मध्य अक्टूबर तक कहाँ पहुँचता है मानसून? मध्य अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी प्रायद्वीप तक लौट जाता है। जो दक्षिण भारत है, जो है दक्षिणी प्रायद्वीप, जो है जो दक्षिण भारत में जितने भी राज्य आते हैं, वहाँ जो है अक्टूबर तक निकल जाता है। लौटती हुई पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण कर लेती हैं। जब ये लौटती हुई जाती हैं तो शुष्क हो जाती हैं। जब तक जो इनका जो है उच्च दाब रहता है, खूब बारिश करती हैं पूरे भारत में, और इसका क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाती है, निकल जाती हैं, ये निम्न वायु दाब हो जाती है। जब फिर बंगाल की खाड़ी में पहुँचती हैं तो बंगाल की खाड़ी में उच्च वायु दाब रहता है, उनसे ये फिर मिल जाती हैं, बस जलवाष्प से क्या कहती हैं? उसको ग्रहण कर लेंगी। जब निम्न वायु दाब है तो उनके अंदर क्षमता रहती है जल को ग्रहण करने के लिए, तो बंगाल की खाड़ी में पहुँचते ही वो जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं, और उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु पहुँचकर वहाँ वर्षा कर देती हैं। फिर से वहाँ क्या हो जाती हैं? वो फिर जो है मानसून बन जाता है, और लास्ट में जो निकलने का रास्ता है कहाँ से जाती हैं? तमिलनाडु में, और वहीं तमिलनाडु में फिर वहीं पर वो बारिश कर देंगी। जब उच्च वायु दाब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही, तो तमिलनाडु में गिर जाता है मानसून, वहाँ पर खूब बारिश कर देता है। तो पूछा जाता है कि ठंडी के समय में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तमिलनाडु में। पूछा जाता है कि मानसून लौटते समय सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ करता है? तमिलनाडु में। तो ये क्या हो जाएगा? और आता किधर से? इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम इसलिए कहा जाता है मानसून। और जा किधर से रहा? इस साइड से, यहाँ तमिलनाडु है, तो ये कौन सी दिशा होती है? ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर और पूर्वी मानसून इसको इसलिए कहा जाता है। ये क्या है? उत्तर, और ये क्या है? पूर्वी। उत्तर पूर्वी मानसून इसलिए कहा जाता है। लौटते समय किस दिशा से जाता है? उत्तर पूर्वी मानसून उसको कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसानी से उसका हम आंसर दे पाएंगे। पहला है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से? अरबी भाषा से। अभी हमने पढ़कर आया है मौसिम एक शब्द था, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विचार करने के लिए कथन और कारण दिया गया, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। मानसूनी देश है क्या? हाँ, 91% मानसून से वर्षा होती है भारत में, सही है। कारण आर क्या कह रहा है? उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। क्या उच्च हिमालय और उच्च तिब्बत जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है क्या? हाँ, अभी हमने पढ़कर आया है। तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है, सही स्पष्टीकरण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन है? नीचे दिए हुए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए। दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि वह किसके वितरण के संदर्भ में है। तो चलिए बताते हैं क्या कह रहा है। 4 पॉइंट दिया गया है, और इसको बताना है किसके वितरण के बारे में ये कह रहा है। शीतकालीन वर्षा,
शीतकालीन वर्षा पहला ऑप्शन है, फिर बी वाला दाब है, और सी वार्षिक वर्षों के दिनों की संख्या है, डी माध्य ताप है। तो डी माध्य ताप है। क्वेश्चन क्या कहा, फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। ठीक है, ये फ्रेंड्स इसका आंसर क्या बताया जाए, माध्य ताप, माध्य ताप। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न को अभिकथन, अच्छा कारण और कथन दिया गया है, तो बताना है विकल्पों में से किसी एक को चुने। अपने आप उत्तर के रूप में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुने। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, चुनते हैं। पहला क्या कह रहा है, अभिकथन कह रहा है दावा ए, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी की तरह है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी की तरह, हाँ उष्णकटिबंधीय गर्मी से ही बनता है। तर्क क्या कह रहा है, आर, भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है क्या, नहीं ये गलत है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच में नहीं है, बीचों बीच के में नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ये बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो केरल से होता है, हमने पढ़ा था। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल से एंट्री करता है। देखो ऑप्शन में दिया गया है केरल, केरल दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, ग्रीष्मकाल की दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से है। ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से आता है, उत्तर पूर्व से निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु, उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च वायुदाब, उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती हैं। हमने पढ़ा था ना कि जो हमारा उच्च तापमान है वो हमारे उत्तर भारत में बन जाता है, उत्तरी क्षेत्र में बनता है, और जो निम्न उच्च ताप, हाँ, और निम्न दाब होता है, ताप ज़्यादा रहेगा तो निम्न दाब रहेगा, निम्न वायु दाब रहेगा, और हिंद महासागर में वायु का कर्षण, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून बन जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून बन जाता है। अगला क्या है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। जलवायु आरेख पर ध्यान देना है, तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये फ्रेंड्स उत्तर भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ये। इधर वाला जो अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद मणिपुर, मेघालय, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। अगला क्या है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, लेह, लेह लद्दाख क्या है, सबसे सूखा स्थान है। कह रहा है भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। तो जनवरी की समताप रेखा उस समय 18 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है, 18 डिग्री सेल्सियस होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जुलाई के माह के लिए मध्य तापमान परिवर्तित होता है। तो जुलाई के महीने में मध्य तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री के बीच रहता है। लेकिन फ्रेंड्स अब इसको भूल जाइए कि 25, इस बार देखिए गर्मी कहाँ तक पहुँच गई, 48 डिग्री सेल्सियस पहुँच गई, 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच गई, 51 डिग्री सेल्सियस पहुँच गई। तो ये पहले का क्वेश्चन है सन 2001 का। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, दैनिक तापांतर पाया जाता है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर मतलब डेली 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 ज़्यादा ज़्यादा बढ़ता जाता है। कहाँ बढ़ेगा, जिधर गर्मी ज़्यादा होगी, रेगिस्तान होगा, वो कहाँ, जहाँ बारिश कम होगी वहीं बढ़ेगा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, नवंबर दिसंबर, बताया ना कि वहाँ से दिसंबर जनवरी नवंबर में क्या होता है, मानसून बाहर हो जाता है। और किस राज्य से होता है, तमिलनाडु से।
तो वो क्या करता है, उसके पहले वो बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प कर लेता है और वहीं तमिलनाडु में फिर बारिश कर देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण क्या है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि स्थल पर गर्मी और समुद्र पर क्या होता है, ठंडी। और तो क्या हो जाता है, स्थल तथा समुद्री का विभेदी तापमान इसको कहा जाता है। यहीं से मानसून बनता है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, तो देखिए फ्रेंड्स इस सबको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है क्या। क्या कह रहा है कि जो दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। हाँ बिल्कुल घटती है, जब प्रवेश कर जाती है मानसून, तो जहाँ प्रवेश करती है केरल कर्नाटक में खूब बारिश करती है। जब वहीं बारिश कर देती है बहुत सारा, तो पूरे भारत में फैलते फैलते वो कम हो जाती है, अवधि उसकी घट जाती है। ये सही बात है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। उत्तरी भारत के मैदान में जब आ जाती है मानसून, तो उसकी वार्षिक वृष्टि क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, पूर्व की ओर आ जाता है पहले, फिर वो धीरे धीरे पश्चिम की ओर जाता है। तो ये दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो फ्रेंड्स जो ये इधर दक्षिण वाला पोर्शन है, केरल वाला, इधर एंट्री मानसून करता है, फिर यहाँ से पहाड़ी से टकरा के फैल जाता है, ये पूर्वी भारत की ओर चला जाता है। और जब ये पूर्वी भारत की ओर चला जाता है, तो फिर धीरे धीरे ये पश्चिम भारत की ओर चला जाता है। वही ऑप्शन 2 में कहा गया था। अगला है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचार में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल, आईओडी का फुल नेम होता है इंडियन ओशन डाइपोल, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। जो मानसून का पूर्वानुमान लगाया जाता है, ये लगभग इतने दिन या समय तक मानसून आ जाएगा, ऐसा समाचार में बताया जाता है। तो समाचार में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है आईओडी, जिसका फुल नाम है इंडियन ओशन डाइपोल। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। क्या आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है क्या। नहीं, ये गलत है, नहीं ये गलत है। अगला क्या कह रहा है, आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करता है। एल नीनो के असर को प्रभावित करता है, एल नीनो आएगा तो बारिश करेगा। ये केवल दूसरा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन नीनो के नाम से जाना जाता है। यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है। अनियमित समुद्री सतह के तापमान, समुद्री का तापमान और सतह के तापमान वो नियमित नहीं रहता, अनियमित रहता है। उसी के दोलन का ये क्या है, परिणाम है, जिसके पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रकारांतरण पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म एवं ठंडा हो जाता है। अतः कथन एक क्या है, गलत है। यह परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, ये क्या है, सही है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, उनकी ऊंचाई। फ्रेंड्स अमृतसर एवं शिमला क्या है, एक ही अक्षांश पर है, लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता क्या है, भिन्नता का मुख्य कारण हो जाएगा उनकी अलग अलग ऊंचाई। अगला क्या है, कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। तो क्या, आर्द्र दक्षिण पूर्व, ये क्या है, ये जलवायु छत्तीसगढ़ राज्य में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती है। तो अरब सागर से प्रभावित कौन होगा, पश्चिमी घाट होगा, बिल्कुल होगा, पश्चिमी घाट में है ही है। दक्कन का पठार वहीं पर है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से लगा हुआ है, और महाराष्ट्र के किनारे ही पश्चिमी घाट, छत्तीसगढ़ बीच में पड़ता है, छत्तीसगढ़ बेसिन इसका आंसर हो जाएगा कि ये अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है किस स्थानों से में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? कोच्चि, अहमदाबाद, लुधियाना, तेजपुर। तो अहमदाबाद में नहीं होता है, कोच्चि केरल में होता है, लुधियाना में नहीं होता है, गर्मी पड़ती है ज़्यादा। तेजपुर में क्या है, तेजपुर में भी होता है फ्रेंड्स, तेजपुर में भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है क्या साफ आकाश से? क्या साफ आकाश से होता है? हाँ होता है, साफ आकाश से मानसून का निवर्तन होता है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से यहाँ से भी होता है। स्थल पर तापमान के बढ़ने से यहाँ से भी होता है। तीनों ऑप्शन सही है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है, कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती हैं क्या? पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री। चलिए भी देखते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संगतियाँ मॉइस्ट एयर मासेज पछुआ हवाओं के भाग हैं क्या? तो देखते हैं आंसर क्या देता है। आंसर क्या देता है? आंसर दे रहा है बी ऑप्शन, केवल दूसरा वाला सही है, केवल दूसरा वाला सही है, केवल दूसरा वाला सही है, केवल दूसरा वाला सही है। ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संगतियाँ पछुआ हवाओं के भाग में है। उत्तर पश्चिम में शीतकालीन में वर्षा पछुआ हवाओं से होता है, जो कि यूरोप से आती है, उनके कारण होती है वर्षा। अगला क्वेश्चन है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ये जोन भूमध्य रेखा पर होता है। ये कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ गर्मी रहती है वहाँ निम्न वायुदाब रहता है। तो निम्न वायुदाब की पेटी कहाँ है? भूमध्य रेखा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगला क्या है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो क्या उत्तरदायी है? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। हाँ, संवहनीय धाराएं कुछ स्थानों पर होती हैं राजस्थान में मई और जून के महीने में। अरावली पहाड़ी दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है। दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर पर क्या है? अरावली पहाड़ी नहीं है, ये है पश्चिम और उत्तर पूरब की ओर। तीसरा क्या, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति होती है क्या? नहीं, ये भी गलत है। बहुत तेज से पूर्वी हवाएं चलती हैं क्या? नहीं चलती हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है, मतलब डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, अब यहाँ से ख़त्म होता है। इसका लास्ट वाले क्वेश्चन का व्याख्या है कि अरावली पर्वत श्रेणियाँ मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक बन जाती हैं, अतः मानसूनी पवन सीधी निकल जाती है। कहने का मतलब है कि जैसे ये हमारा गुजरात है और यहाँ राजस्थान है। तो राजस्थान में अरावली की जो पहाड़ी है, ऐसे देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं कि जो हमारा गुजरात है उसके इस साइड पर राजस्थान है। मानसून यहाँ एंट्री किया, बहते हुए इधर गया। तो जो हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है वो ऐसे नहीं है, ऐसे होती तो मानसून यहाँ से टकरा कर यहीं रुक जाता काफ़ी दिन तक और यहाँ खूब बारिश करता। और यहाँ कौन सा राज्य है? राजस्थान। तो राजस्थान में बारिश होती। लेकिन ऐसे ना होकर अरावली पहाड़ी कैसी है? ऐसी है। तो हवाएं जो मानसून की है वो ऐसे चली जाती हैं यहाँ से आगे की ओर, टकराने का कोई वही नहीं है, पहाड़ी पर्वत ही नहीं है कि टकरा कर वहाँ कर रुके, ये सीधे चली जाती हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ राजस्थान में बारिश नहीं होती, कम होती है, बहुत ही कम होती है। यही कहा गया है कि ये क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप है, उसके समरूप नहीं है, अनुरूप है।
इसके कारण क्या होता है, मार्ग में बाधक बन नहीं पाती है। अरावली श्रेणी क्या है, मानसून के मार्ग में बाधक बन ही नहीं पाती है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इधर क्या है, दक्षिण भारत बहुत पहाड़ी है, और ये क्या होता है, जब मानसून जाता है तो उसी पहाड़ी से टकरा कर वह गिरने लगता है। और जो अरावली पहाड़ी है, ये है तो बड़ी, लेकिन ये क्या है, उनके सही उन्हीं के बहने की दिशा में है, टकरा कर रोक नहीं पाती है सीधी बनी हुई। अतः मानसूनी पवन सीधे निकल जाती है, वही चीज़ हम समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।